बैंक जो हमारे पैसे को संभालता है, कभी कभी वो पूरी इकोनॉमी को क्राइसिस में डाल सकता है। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा ना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक का रोल कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने में एंड बिगाड़ने में दोनों में होता है। अब आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि इसे समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में बैंक हर जगह है, हमारे लोन्स में, हमारे सेविंग अकाउंट में, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में एंड इवन हमारे घरों में। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक दिन आप सुबह उठते हो एंड आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है। वो सारे पैसे गायब हो गए हैं जो आपने इतनी साल इतने मेहनत करके कमाए थे। ये सब सुनने में बस एक बुरा सपना जैसा लगता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्राइसिस पास्ट में आए हैं जिसने लोगों को बेरोजगार बना दिया। और ये सब होता कैसे है? बैंक जो हमारे पैसे को देखता है वो खुद ही कैसे बैंकरप्ट हो जाता है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हमारे पैसे सेफ हैं? आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस में बैंक का रोल क्या होता है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से बैंक का मेन रोल क्या होता है? नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग सोच रहे हो कैश लेना एंड डिपॉजिट देना, तो आपका आंसर सही है, बट क्या बैंक का इतना ही काम है? इमेजिन कीजिए इकोनॉमी एक बड़ी मशीन की तरह है एंड बैंक उसमें इंजन ऑयल की तरह है, एंड वो इंजन ऑयल मशीन के पार्ट्स को स्मूथ चलाता है। अगर वो इंजन ऑयल खत्म हो जाए या खराब हो जाए तो पूरी मशीन खराब हो सकती है। वैसे ही बैंक इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट करता है। वो पैसे बिजनेसेस को ग्रो करता है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है एंड इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस में बैंक का रोल क्या होता है, बट इसे डिटेल में समझने से पहले हमें बैंक की हिस्ट्री को समझना होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग को 8 सेगमेंट्स में तोड़ दिया है, ताकि अगर कोई बिगनर भी वीडियो को देख रहा है तो उसे भी इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलो वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। बैंकिंग की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है और सबसे पहला फॉर्म ऑफ बैंकिंग एंशिएंट मेसोपोटामिया में मिला था, जहां 3000 बीसी के अराउंड टेम्पल एंड पैलेसेस को ये रोल दिया गया था। एंशिएंट टाइम में लोग ग्रेन्स, गोल्ड्स एंड वैल्यूएबल थिंग्स को पैलेसेस एंड टेम्पल्स में स्टोर करते थे एंड ये प्लेसेस सेफ कीपिंग का काम करते थे। एंड जब लोगों को जरूरत होती थी तो वो उन चीजों को वहां से बोरो कर लेते थे। तो ये था पहला फॉर्म ऑफ बैंकिंग। ये आज के बैंक्स की तरह ऑपरेट नहीं होता था, लेकिन ये एक ट्रस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम का फाउंडेशन था। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी के टाइम पे आप अपने पैसों को बैंक में रखना सेफ समझोगे या टेम्पल्स में? जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मनी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ। एंशिएंट ग्रीस एंड रोम में बैंकिंग की शुरुआत हुई थी, जहां पे पहला ऑफिशियल लैंडिंग एंड बोरोइंग का काम स्टार्ट हुआ। एंशिएंट ग्रीस में 600 बीसी के आसपास टेम्पल्स ने मनी लैंडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। रोम में भी सिमिलर चीज हुई, जहां पे फर्स्ट मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का बर्थ हुआ। ये बैंक ना सिर्फ सेफ कीपिंग का काम करते थे, बल्कि ट्रेडिंग एंड लैंडिंग भी मैनेज करते थे। और ये लैंडिंग तब होती थी जब लोकल मर्चेंट्स को अपने ट्रेड को फंड करने के लिए पैसे की जरूरत होती थी। अब हम चलते हैं 12th सेंचुरी में, जहां पे यूरोप के बड़े सिटीज जैसे फ्लोरेंस, वेनिस एंड गुआना में मर्चेंट्स बैंक का जन्म हुआ। मर्चेंट्स बैंक का मेन काम होता था मर्चेंट्स को कैपिटल प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर सके। इटली में ये बैंक्स काफी पावरफुल हो गए थे। मेडिसी फैमिली जैसे रिचेस्ट ट्रेडर्स ने बैंक्स को स्टैब्लिश किया। इन बैंक्स का काम होता था फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डिफरेंट करेंसीज को एक्सचेंज करना। ये बैंक्स ना सिर्फ ट्रेड को सपोर्ट करते थे, बल्कि इन्होंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया। मर्चेंट यानी व्यापारी का मेन काम होता था चीजों को खरीदना एंड लोगों को थोड़े प्रॉफिट में बेचना, जैसे कि आज के टाइम पे दुकानदार करते हैं, चीजों को खरीद के थोड़े से प्रॉफिट में लोगों को बेचते हैं। अब हम बात करते हैं 17th सेंचुरी की, जब सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और 1694 में इंग्लैंड में पहला मॉडर्न बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टैब्लिश किया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड का एस्टेब्लिशमेंट एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, क्योंकि इसका प्राइमरी गोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करना, स्पेशली वॉर के टाइम पे। इसके बाद सेंट्रल बैंक का रोल एक्सपेंड हो गया। ये बैंक्स नेशनल फाइनेंस को मैनेज करते थे एंड करेंसी को इश्यू करते थे। एंड उस टाइम पे बैंक ऑफ इंग्लैंड ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा नहीं देता था, बल्कि इकोनॉमी स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता था। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ बैंक की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई। इंडस्ट्रीज को कैपिटल की जरूरत थी एंड बैंक ने लोन देना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का बूम आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बैंक्स ने हाई स्केल पे कैपिटल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। लार्जर बैंक जैसे जेपी मॉर्गन एंड डच बैंक ने इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स देना स्टार्ट कर दिया। एंड ये टाइम था जब कमर्शियल बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ। बैंक्स ने नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया एंड सेविंग अकाउंट, जो आज के टाइम पे कॉमन है, उसकी स्टार्टिंग भी तभी हुई।
1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसने सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को हिला दिया। क्राइसिस के दौरान काफी सारे बैंक फेल हो गए एंड लोगों का ट्रस्ट भी टूट गया बैंक से। ग्रेट डिप्रेशन के बाद कंट्रीज को समझ आया है कि फाइनेंशियल रेगुलेशंस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स में ग्लास-स्टीगल एक्ट 1933 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को सेपरेट करता था। इसके बाद बैंक्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए गए ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखा जाए। पहले मैं आप लोगों को ग्लास-स्टीगल एक्ट 1933 के बारे में अच्छे से समझाता हूं। ये लॉ बैंक्स को दो अलग कैटेगरी में डिवाइड करता था, कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग में लोगों को एंड बिजनेसेस को लोन दिया जाता है, जैसे डिपॉजिट करना, लोन देना एक्सेट्रा, एंड इसका मेन काम था सेफ एंड बेसिक सर्विस देना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम होता था स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करना एंड बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए फंड इकट्ठे करना। ये कमर्शियल बैंकिंग से रिस्की होती थी, बट इसमें अमाउंट बहुत ज्यादा होता था। ग्लास-स्टीगल एक्ट 1933 का मेन फोकस यही था कि कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को अलग रखा जा सके ताकि रिस्क कम हो एंड इकोनॉमी स्टेबलाइज रहे। बट ये लॉ 1990 तक चला, उसके बाद हटा दिया गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल और भी ग्लोबल हो गया। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड एंड वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड मतलब IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी को स्टेबलाइज एंड स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। इसका मेन काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, और जब किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उनको लोन देके उनकी हेल्प करना। सिंपल शब्दों में बोलूं तो IMF एक देश को लोन देता है जब उसको पैसे की जरूरत होती है, बट कुछ गाइडेंस के साथ, ताकि वो देश उस पैसे को सही से यूज करे एंड अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे। IMF ये इंश्योर करता है कि कंट्रीज रिस्पॉन्सिबली काम करे एंड फ्यूचर में क्राइसिस से बचने के लिए तैयार रहे। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है एंड इसके 190 मेंबर्स हैं जो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट एंड मैनेज करते हैं। अब आते हैं 21st सेंचुरी में। आज के टाइम पे बैंक ने डिजिटल रिवॉल्यूशन को अपनाया है। ऑनलाइन बैंकिंग एंड क्रिप्टो करेंसीज ने बैंक को काफी ज्यादा एक्सेसिबल एंड इजी बना दिया है। आज के टाइम पे बैंकिंग इतनी सिंपल है कि आप घर बैठे अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, पैसे भेज सकते हो एंड इवन सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन देख सकते हो। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन एंड इथेरियम ने बैंकिंग सिस्टम को नए चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी दोनों दिए हैं। वेल, ये था बैंकिंग सिस्टम की सारी हिस्ट्री। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट बैंक पे ही क्यों पड़ता है? इस चीज को समझने के लिए हमें लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो लिक्विडेशन का मतलब होता है कैश फ्लो का मेंटेन रहना। इसे और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई लगातार आनी चाहिए, वैसे ही बैंक्स को कैश फ्लो चाहिए लगातार चलने के लिए। पर जरा सोचिए, अगर सारे लोग पैनिक करके एक साथ पैसे निकालने लग जाएंगे तो क्या होगा? जैसे टंकी का पानी खत्म होने से हमारे घर में पानी नहीं रहता, एंड वैसे ही जब बैंक में लिक्विडेशन खत्म हो जाता है तो बैंक कोलैप्स हो जाता है। चलो इसे और रिलेटेबल बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लो एक दिन आप अपना डेबिट कार्ड लेके ATM मशीन के पास जाते हो पैसे निकालने के लिए, एंड वहां लिखा आता है नो कैश अवेलेबल। फिर उसके बाद आप और ATM मशीन के पास जाते हो, बट हर जगह नो कैश अवेलेबल लिखा रहता है। तो ऐसे में आप पैनिक करके क्या करोगे? अपने पैसे निकालोगे या अपने पैसे बैंक में पड़े ही रहने दोगे? नीचे कमेंट करके बताओ। 2008 का फाइनेंशियल क्रैश तो हर इंसान को याद होगा कि कैसे लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गई थी। लेमन ब्रदर्स ने अमेरिका में रिस्की होम लोन पे हैवी इन्वेस्ट किया। उन्होंने ऐसे लोगों को लोन दिया जो रीपे कर ही नहीं पाए, एंड ये इतना ज्यादा रिस्की था कि ज्यादातर लोन डिफॉल्ट हो गए। उन्होंने अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ एंड लास्टली 2008 में लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गई। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसका इफेक्ट अमेरिका से लेके चाइना, जापान, इवन इंडिया तक दिखा। तो अब ऐसे में एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है हमारे दिमाग में, तो जब ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन आ जाता है तो उस टाइम कौन हेल्प करता है इकोनॉमी को सरवाइव करने में? यहाँ पर आता है सेंट्रल बैंक्स जैसे RBI एंड US की फेडरल रिजर्व। ये इंस्टीट्यूट इकोनॉमी के सर्वाइवर होते हैं। अगर आपने कभी बिजनेस न्यूज को देखा हो तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, बेल आउट। तो ये बेल आउट होता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। बेल आउट का मतलब होता है जब सेंट्रल बैंक्स किसी बैंक को बचाने के लिए उन्हें पैसे प्रोवाइड करते हैं, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है 2008 का क्रैश, जब फेडरल रिजर्व ने अमेरिकन बैंक्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि इकोनॉमी स्टेबलाइज रहे। इसके सिवा सेंट्रल बैंक्स एक और काम करता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, ताकि देश में इन्फ्लेशन अननेसेसरी ना बढ़े। जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स ज्यादा लोन ले सकते हैं, ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, एंड इससे इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म में उस कंट्री को फायदा होता है। एंड सेंट्रल बैंक का मेन पर्पस होता है इकोनॉमी को स्टेबल रखना।
जब हम क्राइसिस एंड बेल आउट की बात कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि बैंक्स पे कैसे रेगुलेशंस इंपोज किए जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे ट्रैफिक रूल्स को इसलिए बनाया गया है ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो एंड ज्यादा से ज्यादा लोग सेफ ड्राइविंग करें। वैसे ही बैंक्स को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज को फॉलो करना होता है ताकि लोगों को पैसे ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ना हो। अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन, जब भी किसी देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट एक आम इंसान होता है। बहुत सारे लोग हमें ये बताते हैं कि हमें एफडी करनी चाहिए, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना चाहिए, बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो बैंक कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा? आपके पैसे डूब जाएंगे या आपके पैसे सेफ रहेंगे? इमेजिन कीजिए आपके घर के सारे पैसे एक एफडी में जमा है एंड वो बैंक कोलैप्स हो गई, तो क्या आपके पैसे उस एफडी में सेफ रहेंगे? इसके लिए ये देखना जरूरी है जिस भी बैंक में आप पैसे रख रहे हो वो इंश्योर्ड है या नहीं। जैसे अमेरिका में एफडीआईसी इंश्योरेंस एंड इंडिया में डीआईसीजीसी इंश्योरेंस, जो कि कुछ लिमिट तक हमारे पैसे को सिक्योर रखता है। डीआईसीजीसी का मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट ग्रांट कॉर्पोरेशन, जो कि इंडिया में बैंक डिपॉजिटर्स को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये डीआईसीजीसी आरबीआई का एक सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो डीआईसीजीसी हर डिपॉजिटर्स को 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे किसी भी बैंक में हो एंड वो बैंक बंद हो जाए तो डीआईजीसी आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर आपके पैसे कितने भी हो आपको 5 लाख तक का ही कवर मिलेगा। ये 5 लाख तक का डिपॉजिट वैलिड होता है अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, आपके पास करंट अकाउंट है, आपके पास फिक्स एसेट है या आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट है। एफडीआईसी मतलब फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका काम डीआईसीजीसी की तरह ही है। ये अमेरिका में डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एंड इसकी लिमिट होती है $2.5 लाख। तो कभी भी आप अगर एफडी में पैसे रखते हो या सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो हमेशा चेक कर लेना जो बैंक है वो इंश्योर्ड है आरबीआई से या नहीं, क्योंकि अगर किसी भी रीजन की वजह से बैंक कोलैप्स होता है एंड बैंक इंश्योर्ड नहीं होती है तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। एंड हमेशा ट्राई करो कि अपने पैसे को मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करो ताकि अगर किसी भी एसेट क्लास में प्रॉब्लम आए तो आपके पैसे ज्यादा सेफ रहे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे बैंक का रूल क्या होता है एंड हमें एफडी या सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से पहले क्या चेक करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।